औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नुमानुल जब्बार है और आपसे ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके लिए बना सकूं। तो आज की जो वीडियो है ये एक बहुत हेल्पफुल वीडियो है उन लोगों के लिए जो यूके एज अ स्टूडेंट जाना चाहते हैं। तो उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है और उनको इनिशियल गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा ताकि आपको इनिशियल जो है वो गाइडेंस मिल जाए। और पहली बात तो ये है कि लोग ये पूछते हैं कि आप जो है कोई भी स्टूडेंट जो है वो जाना चाहता है तो वो पूछता है कि वो कैसे यूके जा सकता है, यानी यूके की यूनिवर्सिटीज़ में उसको कैसे एडमिशन मिल सकता है, उसके लिए नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो क्या रिक्वायर है। फिर अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपकी जो हमारी किसी भी स्टूडेंट के यूके जाने के लिए टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी हो जाएगी। फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर दोस्त ये पूछते हैं कि बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर होगी और ये प्रोसेस जो है ये कितना टाइम लेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करूँगा। तो आपसे एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी दें ताकि आपके लिए मज़ीद जो हेल्पफुल वीडियोस जो हैं वो बना सकूं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ पहले क्वेश्चन की तरफ कि यूके की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कैसे मिलेगा। तो पहली बात तो ये है कि नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन में आम सी डॉक्यूमेंटेशन आपको पासपोर्ट जो है वो रिक्वायर होता है, आईडी कार्ड जो है वो आपको रिक्वायर होता है, फिर आपके अपने एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर होते हैं। और अगर आपकी एजुकेशन में कोई गैप है, सपोज़ अगर आप 2022 में अप्लाई कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन 2020 में कंप्लीट हुई है, तो ये 2 साल आपने क्या किया, आपको कोई एक एक्सपीरियंस लेटर जो है वो साथ में लगाना पड़ता है। एक्सपीरियंस लेटर में आपको ये बताना पड़ता है कि ये जो 2 साल मेरी स्टडी में गैप है इसमें मैंने किसी कॉलेज का लगा लें, किसी स्कूल का लगा लें या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का, तो ये आप बनवा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या रिक्वायर होता है, आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जिसको बोलते हैं LOR लिखा होता है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ये यूनिवर्सिटी अगर आप FA किया है आपने तो फिर कॉलेज आपको देगा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कि ठीक है ये बंदा यहाँ पे पढ़ता रहता है और इसको रिकमेंड किया जाता है कि हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जा सकता है या आगे मज़ीद ये पढ़ सकता है। तो यूनिवर्सिटी अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं तो फिर आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यूनिवर्सिटी से मिलेगा, ठीक है। फिर रिकमेंडेशन लेटर के बाद आपको रेफरेंस लेटर चाहिए होते हैं, 2 रेफरेंस लेटर, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एक और मतलब अंडर ग्रेजुएट के लिए 2, लेकिन आपको मैं यही कहूँगा कि 2 आप बनवा लें। उसके लिए जो आपके रेफरेंस लेटर है उसमें कोई आपका जो टीचर होता है वो एक फार्मेट मिल जाता है आपको कहीं से भी फ़ोटो कॉपियर की शॉप से, तो उस फार्मेट के मुताबिक आप वहाँ पे बना देते हैं और उस पर जो ईमेल आईडी है वो आपके प्रोफेसर की ईमेल आईडी वहाँ पे लिख दी जाती है और प्रोफेसर के सिग्नेचर और स्टैंप आ जाती है और वो प्रोफेसर जो है वो आपके रेफरेंस के तौर पर यूज़ होता है। तो अगर मैं समराइज़ करूँ तो आपको पासपोर्ट रिक्वायर होता है, आईडी कार्ड रिक्वायर होता है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको चाहिए होता है और आपको रेफरेंस लेटर 2 चाहिए होते हैं, 2 मुख्तलिफ प्रोफेसर साहिबान के। और अगर आपकी एजुकेशन में कोई गैप है तो फिर आपको वो गैप कवर करने के लिए कोई जितना साल का आपका गैप है इतना आपको एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होते हैं। अगर आपका 4 साल का गैप है तो 4 साल का किसी एक फ़र्म से आप बनवा सकते हैं या फिर आप 2 साल का एक फ़र्म से बनवाएं, 2 साल का दूसरे फार्म से बनवाएं। तो बेसिकली आपको ये क्लियर करना होता है कि ये जो गैप था इसके दौरान आप क्या करते रहें, ठीक है। उसके अलावा जो मेन चीज़ होती है वो होती है पर्सनल स्टेटमेंट। कि पर्सनल स्टेटमेंट में आप ये बताते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आप क्यों जा रहे हैं, यूके को आपने एजुकेशनल डेस्टिनेशन क्यों किया है, फिर आपकी जो जिस कोर्स में आप जाना चाह रहे हैं उस कोर्स का और जो आपका प्रीवियस कोर्स है उसका आपस में क्या रिलेशनशिप है या वो कैसे एक दूसरे से मैच करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपकी ये पर्सनल स्टेटमेंट होती है जो आपके एडमिशन को सिक्योर करती है। और
यही वजह है कि एजेंट के थ्रू लोग ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि एजेंट जो हैं उन्हें पता होता है कि एक यूनिवर्सिटी में मतलब पर्सनल स्टेटमेंट लिखने का क्या तरीका है, और यही आपके एडमिशन को और फिर कल आपके कैश को सिक्योर करती है। तो पर्सनल स्टेटमेंट जो लोग थ्रू एजेंट करते हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी वो एजेंट ही ले लेता है, लेकिन अगर आप एजेंट के थ्रू नहीं करते, आप पर्सनली करते हैं, तो फिर पर्सनल स्टेटमेंट आपको खुद लिखनी पड़ती है, कि जिसमें आपने बताना पड़ता है कि आपने ये किया, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड ये है, अगर आपका स्टडी गैप है तो उसके बाद आप क्या करते हैं, आपके फ्यूचर कंसर्न्स क्या हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है आपकी एप्लीकेशन का, ठीक है, ये यूनिवर्सिटीज़ ये मांगती हैं, और इसी की बेस पे फिर आपके आगे फर्दर आपकी जो एप्लीकेशन है उसको असेस किया जाता है। अच्छा, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए। एक चीज़ जो मेन है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें तो आपके एंड पे आप कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं। जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जाके स्टक होते हैं, वो है इंग्लिश रिक्वायरमेंट, कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपसे इंट्री रिक्वायरमेंट में इंग्लिश जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है उनकी। तो इंग्लिश की वो रिक्वायरमेंट जब आपसे मांगते हैं तो हमारे पास कोई इंग्लिश का टेस्ट नहीं होता, तो वहाँ पे स्टूडेंट जो हैं वो स्टक हो जाते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले अपना इंग्लिश टेस्ट जो है उसको करें, फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन दें, फिर आपका डायरेक्ट यूनिवर्सिटी अनकंडीशनल लेटर भेज देगी। लेकिन अगर आपका इंग्लिश टेस्ट नहीं है, आप अपनी मतलब डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं करते, तो यूनिवर्सिटी को दे देते हैं आप एप्लीकेशन, तो यूनिवर्सिटी आपको कंडीशनल लेटर भेज देगी। कंडीशनल लेटर कोई मानी नहीं रखता, ठीक है। जैसे आप अगर किसी कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज वाले आपको एक ब्रोशर पकड़ा देते हैं कि ये ले, अपना ब्रोशर ले लें और ये चीज़ें पूरी करें तो हम आपको एडमिशन देंगे। असल में आपकी एप्लीकेशन तब असेस होती है जब आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, और वो सबसे बेसिक चीज़ आपको जो जहाँ पे हमारे स्टूडेंट स्टक होते हैं वो उनकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपना जो इंग्लिश टेस्ट है उस टेस्ट को करने के बाद आप किसी भी एप्लीकेशन की तरफ जाएँ। अब इंग्लिश टेस्ट जो है उसमें कैसे स्टक होते हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप स्टडी में अच्छे हैं तो सबसे पहले इस मेन जो चीज़ है वो आइल्स की तरफ जाएं आप। अगर आप आइल्स के 5 से 6 बैंड सिक्योर कर लेते हैं तो फिर आपका एडमिशन डन है। अगर आप आइल्स नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा एजुकेशनल सिस्टम और हमारे स्टूडेंट जो जाने वाले भी हैं वो भी कोई इतने बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, ठीक है, तो उनका मकसद इंग्लैंड पहुंचना है, एजुकेशन तो एक सेकेंडरी पर्पज़ है, असल पर्पज़ अपनी लिविंग या अपनी अर्निंग जो है उसको बेहतर करना होता है, तो वो उसका अल्टरनेटिव पूछते हैं। तो अल्टरनेटिव में बहुत सारे टेस्ट हैं, यूनिवर्सिटीज़ अपने टेस्ट भी लेती हैं, उस बेस पे स्टूडेंट को एलिजिबल करार देती हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर टेस्ट हैं वो दो ही हैं, एक तो लैंग्वेज सर्ट है, दूसरा ऑक्सफोर्ड है, ठीक है। अब ये रूमर्स भी हैं कि लैंग्वेज सर्ट या ऑक्सफोर्ड को बैन कर दिया गया है, लेकिन टोटली यूनिवर्सिटीज़ ने बैन नहीं किया, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसकी तरफ से पीछे आ रही हैं, और लेकिन फिर भी अगर आप आइल्स नहीं कर सकते तो आपको ये चांस तो लेना पड़ेगा, या तो आपको लैंग्वेज सर्ट करना पड़ेगा या आपको ऑक्सफोर्ड करना पड़ेगा। तो एजेंट्स जो है उनके पास वो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो ऑक्सफोर्ड या लैंग्वेज सर्ट लेती हैं, वो उसमें आपके एप्लीकेशन डाल के आपका एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। अब मुझसे अगर आप पूछेंगे कि कौन सा हमें टेस्ट करना चाहिए, तो इन दिनों में आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ऑक्सफोर्ड की तरफ जाएं, क्योंकि लैंग्वेज सर्ट जो है वो इंतहाई टाइट कर दिया है उन्होंने, और अगर 10 बंदे दे रहे हैं पेपर तो उसमें से 6 7 8 जो हैं वो रिव्यू में डाल रहे हैं लैंग्वेज सर्ट या पीपल सर्ट की टीम। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इन दिनों जो टेस्ट निकल रहा है वो ऑक्सफोर्ड ही निकल रहा है। लैंग्वेज सर्ट जो है वो मुश्किल है, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि शायद उनकी कोई स्ट्रिक्टनेस उन्होंने कर दी है कि यूनिवर्सिटीज़ ने उनको बैन करना शुरू कर दिया, जैसे बीपीपी ने बैन किया लैंग्वेज सर्ट को, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ने बैन किया, लिवरपूल जॉन मोरिस यूनिवर्सिटी जो है इसकी भी कुछ रूमर्स हैं। तो ये नहीं है कि ऐसे टेस्ट में इनकी गारंटी नहीं है, इसलिए पहले कि मैं आपको पहले बता रहा हूँ आइल्स करें। अगर आइल्स आप नहीं कर सकते तो फिर आपको कोई ना कोई टेस्ट तो करना है, तो अगर कोई ना कोई टेस्ट करना है तो फिर आप ऑक्सफोर्ड करें, और फिर जो है वो आपको नेक्स्ट जो इनटेक है सितंबर इनटेक जो 2023 का है उसमें यूनिवर्सिटीज़ में आपको चांस मिलेगा इंशाल्लाह। मतलब टोटली बैन नहीं हुआ, कुछ यूनिवर्सिटी ने बंद किया है, लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटी अभी भी हैं जो इन टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं। और एक और बात भी है कि अगर आइल्स बैन हो गया तो कोई ना कोई अल्टरनेटिव टेस्ट ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। तो ये शुरू में भी ऐसे होता रहा है, और थोड़ा सा उन्हें स्ट्रिक्ट अगर करना हो तो ऐसे करते हैं, बाद में आपको फिर वो रिलीफ दे देते हैं। तो ये कोई डॉक्यूमेंटेशन की बात थी, ये अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो जाती है तो देन आप यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें, और यूनिवर्सिटी आपको अनकंडीशनल ऑफ़र भेज देगी। जब यूनिवर्सिटी आपको अनकंडीशनल ऑफ़र भेज देती है तो उसके बाद आप वेट ना करें, आप फौरी उसकी फ़ी सबमिट करवाएं। फ़ी सबमिट करवाने से जितनी जल्दी आप फ़ी सबमिट करवाएंगे इतना जल्दी आपको कैश मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितनी लेट आप फ़ी सबमिट करवाएं इवन अनकंडीशनल ऑफ़र पे भी, तो फिर आपका कैश जो है वो आना में थोड़ा सा
प्रॉब्लम हो सकता है। अनकंडीशनल लेटर के बाद आप फौरी फ़ीस सबमिट करवा देते हैं। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जो फ़ीस सबमिशन से पहले क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती हैं। अब जो और बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो फ़ीस सबमिट करने के बाद क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो फ़ीस सबमिट करवाने से पहले क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती हैं, वो उनका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू टफ़ होता है। वो स्टूडेंट को सही करके खंगालते हैं और फिर उसे क्लियर करके उसको फ़ीस सबमिट करवाने के लिए कह देते हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ फ़ीस सबमिशन के बाद क्रेडिबिलिटी लेती हैं, वो क्रेडिबिलिटी इतना टफ़ नहीं होता। उसके चांस होते हैं कि आपको वो क्लियर कर देंगे और आपको कैश इशू करेंगे। तो ये दो तरह के सिनेरियो। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो फ़ीस सबमिशन के बाद क्रेडिबिलिटी का कहती तो ज़रूर है, लेकिन क्रेडिबिलिटी हर स्टूडेंट से लेती नहीं है, उसकी प्रोफाइल ही देख के उसको कैश इशू कर देती हैं। अच्छा, तो जब आपका अनकंडीशनल लेटर आ गया, आपकी फ़ीस सबमिट होगी, तो फिर आप रिक्वेस्ट डाल देते हैं कैश के लिए। अब कैश ही असल डॉक्यूमेंट्स है जिसके लिए हमने ये सारा प्रोसेस किया है, और कैश नंबर की बेस पे आप वीज़ा फ़ाइल करते हैं। तो कैश जो है वो उसके लिए बाज़ यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है। बाज़ यूनिवर्सिटी जो है प्री कैश डॉक्यूमेंट्स जो है वो मांगती है। प्री कैश डॉक्यूमेंट्स में सबसे मेन डॉक्यूमेंट जो होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट। और बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जिनको इसकी ज़रूरत नहीं होती, वो कहते हैं कि ये इमिग्रेशन का काम है, वही देखेगी। तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको कितनी रिक्वायर होती है? मैच्योर स्टेटमेंट 28 दिन के लिए आपको रिक्वायर होती है। और कितनी रिक्वायर होती है, देखिए हर एक यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है। मिसाल के तौर पे एक यूनिवर्सिटी की फ़ी है 13,000 पाउंड, आपने उसको इनिशियल फ़ी पे कर दी है 6,000 पाउंड, तो पीछे आपकी रिमेनिंग फ़ी बचती है 7,000 पाउंड। ठीक है, तो ये 7,000 पाउंड प्लस आपका एक माह का ख़र्चा है। लंदन में अगर आप जाते हैं तो 1334 रुपये। अगर आप लंदन से बाहर जाते हैं, ये मैं पौंड्स की बात कर रहा हूँ, लंदन से बाहर जाते हैं तो आपका 1023 रुपये खर्चा है। आप 9 को ज़रब दें 1023 से, अगर आपकी यूनिवर्सिटी लंदन से बाहर है, प्लस जितनी आपकी रिमेनिंग फ़ी है, मिसाल के तौर पे 13,000 थी, 6,000 आपने पे कर दी, 7,000 फ़ी है, 9207 पाउंड बनते हैं। 1023 ज़रबे 9 प्लस 7,000 पाउंड, तो ये करीबन 15-16 हज़ार पाउंड आपका स्टेटमेंट बन जाती है, जिसकी टोटल फ़ी 13,000 पाउंड है, और वो लंदन से बाहर जा रहा है। आप उसे पाकिस्तानी करेंसी से मल्टीप्लाई कर दें, आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी। अगर आप लंदन में जा रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी है 15,000, आपने 5,000 पे की है, पीछे है 10,000, 10,000 रिमेनिंग फ़ी हो गई, प्लस 9 माह को मल्टीप्लाई कर दें आप 1334 के साथ, रिमेनिंग फ़ी प्लस इसका जो ज़रब, इन 9 को 1334 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा ये आपकी टोटल बैंक स्टेटमेंट बनेगी एप्लीकेंट की। ठीक है, तो ये बैंक स्टेटमेंट कैलकुलेट करने का तरीका है कि आपको कितनी, यानी जितनी फ़ीस आपने पे कर दी, रिमेनिंग फ़ीस प्लस एक माह का जो खर्चा है उसे 9 माह से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उनको जमा करके आप क्या कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि बाज़ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो प्री कैश डॉक्यूमेंट्स मांगती हैं, जिसमें वो आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगेंगी। ठीक है, और बाज़ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगती, वो सिंपली आपको कैश इशू कर देती हैं। कैश इशू करने के बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट मैच्योर हो तो फिर आप क्या करते हैं, वीज़ा फ़ाइल कर देते हैं। अब वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी जो है ये भी पाउंड्स के हिसाब से है, तो अगर मैं पाकिस्तानी करेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके अभी आपको बताऊं तो हेल्थ इंश्योरेंस प्लस वीज़ा फ़ी इन दिनों करीबन ये 3 लाख के दरमियान है। स्टैंडर्ड वीज़ा 3 लाख है, स्टैंडर्ड वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हैं, और प्रायोरिटी वीज़ा जो 7 दिनों में जिसका जवाब आ जाता है वो अगर आप फ़ाइल करते हैं, तो ये फ़ी बनती है करीबन 3.5 लाख से 3,60,70,000 तक। तो अब ये मैंने सिंपली आपको कैलकुलेशन करके बता दी। अब इस कैलकुलेशन से आप टोटल कास्ट जो है वो भी निकाल सकते हैं, यानी आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो करीबन 3.5 लाख रुपया वो बन गई। स्टेटमेंट आपको डिपेंड करता है कि आपने टोटल फ़ी कितनी सबमिट करवाई है, लेकिन फिर भी अगर मैं रफली एस्टिमेट करूं तो 45 से 60 के दरमियान आपको स्टेटमेंट चाहिए होती है। 45 लाख से 55 लाख के दरमियान या 60 लाख के दरमियान मोस्टली इतनी फ़ी पे होती है, और इतनी रिमेनिंग रह जाती है। तो 55 लाख की आपको स्टेटमेंट चाहिए होती है। अगर स्टेटमेंट आपकी अपनी है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपके पास अपनी स्टेटमेंट नहीं है तो फिर ज़ाहिर है आप स्टेटमेंट किसी से परचेज़ करते हैं तो वो मुख्तलिफ रेट हैं, कोई 3 लाख में, कोई 4 लाख में, कोई 2 लाख में। ये आपकी अपनी पर्सनल है कि आप उसे कितने में कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट आपकी अपनी नहीं है तो फिर मतलब आप कर लें 3.5, और ये 3 और कर लें 6.5, ये आपका इसका हो जाएगा। ठीक है, फिर आप 1,00,000 रुपया लगा लें, आपका टेस्ट की मद में लग ही जाना है।
6.5 लाख, ये 7.5 लाख रुपया हो गया। फिर फ़ी जो है ये डिपेंड करता है, ठीक है। देखें, अगर आपकी टोटल फ़ीस मोस्टली आजकल यूनिवर्सिटी की फ़ी जो है वो 15,000 से 16,000, 13, बल्कि 14, 15, 16 इस रेंज में इतने हज़ार पाउंड है। तो आपको इनिशियल डिपॉज़िट अगर यहाँ से आप 3,000 या 4,000 या 3500 पाउंड पे करके भी जाएँ, तो वहाँ पे जाके इनरोलमेंट से पहले आपको 50% फ़ी कवर करनी होती है। तो आप जहन में रखें कि आपको करीबन 7-7,500 पाउंड जो है वो फ़ी आपके पास होनी चाहिए, ये आपका ख़र्चा हो ही जाना है। आज अगर आप यहाँ से 4,000 दे के जाते हैं, तो एक महीने के अंदर अंदर 3-3.5 आपको और देना पड़ेगा। तो ये अगर रफली एस्टिमेट किया जाए तो कोई 18-19-20 लाख ये आपकी फ़ी बन जाती है। और अगर आपकी स्टेटमेंट जो है वो अपनी है तो फिर 3-4 लाख रुपया ये ख़र्चा बन जाता है। यानी आप ये जहन में रखें कि अगर आपकी स्टेटमेंट अपनी है तो 25 लाख तक, ठीक है। और अगर आपकी स्टेटमेंट अपनी नहीं है तो फिर 25 से 30 लाख के दरमियान आपका ख़र्चा आ जाता है, ठीक है। ये आपकी टोटल कास्ट है एक एप्लीकेंट की, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन ये आ जाता है कि आप डिपेंडेंट्स को साथ लेके जा सकते हैं या नहीं। डिपेंडेंट्स अगर हस्बैंड अप्लाई कर रहा है तो उसकी जो मिसेज है और उसके जो बच्चे हैं वो डिपेंडेंट्स में, अगर लड़की अप्लाई कर रही है तो उसके जो मियाँ हैं और बच्चे वो डिपेंडेंट्स में आ जाते हैं। तो दो को तरह के कोर्सेज़ हैं। जिसने यहाँ पे मास्टर्स किया हुआ है वो तो अपने साथ डिपेंडेंट्स को लेके जा सकता है क्योंकि वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन ले रहा है वो। लेकिन जो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट का स्टूडेंट है वो अपने साथ डिपेंडेंट्स को नहीं लेके जा सकता। जिसने सिंपल एफए किया है या बीए किया है उसके साथ डिपेंडेंट्स नहीं जा सकते। हाँ, जिसने मास्टर्स किया है उसके साथ डिपेंडेंट जा सकते हैं। और जो जिसने मास्टर्स किया है उसका 1 साल के कोर्स में एडमिशन होना है और उसे 2 साल का PSW मिलना है, वर्क परमिट मिलना है। और जिसका जो अंडर ग्रेजुएट में जा रहा है उसका या तो फाउंडेशन ईयर लगेगा 3 साल के कोर्स में या फिर 4 साल के कोर्स में एडमिशन होगा। तो 1 साल की फ़ी की मैं बात कर रहा था, जो मैंने अभी आपको 15,000 पाउंड बताया पहले, वो 1 साल की फ़ीस मैं बता रहा था। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट में जा रहे हैं तो आपको 3 साल के लिए 15-15-15 आप जहन में रख लें कि 35 से 40 हज़ार पाउंड आपको फ़ी चाहिए अंडर ग्रेजुएट के लिए। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट के लिए वो 1 साल की फ़ी होगी क्योंकि उसका कोर्स जो है वो 1 साल के लिए होता है। अब डिपेंडेंट्स अगर आप लेके जाते हैं तो उसमें क्या आपका एक्सपेंस आता है, तो उसमें सिर्फ आपका स्टेटमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी कि आपको हर एक बंदे का लिविंग एक्सपेंस निकालना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी की फ़ी तो अब आप नहीं निकालेंगे। अगर आप लंदन से बाहर हैं तो फिर आप 1023 को 9 से ज़रब दें, जितने पाउंड बनते हैं उतनी आपको एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है एक डिपेंडेंट के लिए। अगर आपके बच्चे भी हैं साथ, एक बच्चा है तो 1023 ज़रबे 9 कर लें, उसके लिए स्टेटमेंट चाहिए होगी। 2 बच्चे हैं तो 1023 ज़रबे 9 कर लें, उसके लिए स्टेटमेंट चाहिए होगी। तो हर एक डिपेंडेंट के लिए अलग से स्टेटमेंट चाहिए होगी, ठीक है। वो अगर आप बैंक में रखनी पड़ेगी आपको 28 दिन के लिए, ये शो करने के लिए कि ये अपने लिविंग एक्सपेंस जो है उसको बियर कर सकते हैं। देन अगर आपके पास और क्या ख़र्चा आएगा डिपेंडेंट का, तो ख़र्चा उसका सिर्फ और यही है कि आपके पास वीज़ा फ़ी होनी चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस। तो एक के लिए मैंने आपको बता दिया, स्टैंडर्ड वीज़ा के लिए करीबन 3 लाख है। तो अगर आपके पास एक है हस्बैंड है या मिसिज़ है तो फिर 3 लाख। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो एक बच्चे का और 3 लाख। अगर 3 लोग हैं आप तो करीबन 9-10 लाख रुपया आपका एप्लीकेशन फ़ी में लग जाएगा। और हर एक की स्टेटमेंट तकरीबन 9,000 पाउंड 9207 रुपये बनते हैं मेरे ख्याल से। 1023 से 9 को ज़रब करें तो ये लंदन के बाहर की बात कर रहा हूँ। तो अगर लंदन में है तो फिर 1334 को 9 से ज़रब करें तो हर एक के लिए इतने पाउंड की आपको क्या करनी पड़ेगी, बैंक स्टेटमेंट रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो स्टडी के हवाले से, नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, टोटल कास्ट के हवाले से, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट के हवाले से मैंने आपको बताई हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में मज़ीद क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन करने से मुझे मज़ीद हेल्प मिलेगी और मैं मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है आपके लिए बना सकूँगा। आगे मैं आपसे ये भी डिस्कस करूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको कैसे असेस किया जा सकता है, कैसे अपनी एप्लीकेशन जो है उसको प्रोसीड करवाया जा सकता है, और क्या तरीके हैं, क्या टेक्निक्स हैं कि आप अपना कैश लेटर जो है उसको इशू करवा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड इस बात पे करेंगी कि आप लोग जो है अपने फ़ीडबैक से मुझे बताएँगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए लेके आपके सामने आता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आखिरी रिक्वेस्ट कि इस चैनल की सब्सक्रिप्शन करें
और इसको शेयर भी करें, और दोस्तों से ये जो इन्फॉर्मेशन जो है इसको अपने साथ भी और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि किसी बंदे का फ़ायदा हो जाए। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।